नमस्कार साथियों। आज हम एक्ट की चौथी क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और इससे पहले हम एक्ट की 3 क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, और जिसमें देख लेते हैं कि हम कौन कौन सा एक्ट पढ़ चुके हैं और अभी कौन सा बाकी है। अधिनियम जो कि पेपर फर्स्ट में जो सिलेबस है, MPPSC के जो सभी एग्ज़ाम हैं, उनका जो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस रखा है उसमें कुछ अधिनियम जोड़े गए हैं। और ये 2024 में जो सिलेबस संशोधन किया गया था, तो उसमें 4 एक्ट रखे गए हैं, जिसमें से हम जो पहला एक्ट है SC/ST एक्ट 1989, ये पढ़ चुके हैं। और जो दूसरा एक्ट है पेशा एक्ट 1996, ये भी हम पढ़ लिए हैं। और जो तीसरा एक्ट है गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का, इसकी क्लास भी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। और जो चौथा जो एक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो बाकी जो 3 एक्ट ऊपर वाले हैं उनकी क्लास अभी तक हमने अपने चैनल पर डाल दी है, तो आपने यदि नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हैं। बाकी जो चौथी क्लास है हमारी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो SC/ST एक्ट 1989, पेशा एक्ट 96 और गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, ये तीनों एक्ट से ही अभी तक MPPSC के द्वारा पेपर फर्स्ट में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो चौथा अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, जिससे अभी तक MPPSC के एग्जाम में अभी तक कोई प्रश्न देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा ऊपर ऊपर से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन PSC के द्वारा पूछ लिया जाता है किसी धारा से संबंधित, या कब लागू हुआ, या अन्य प्रावधानों से संबंधित, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो अगला अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, और जो अधिनियम की जो संख्या है 29 है, और ये वर्ष 86 है। तो दोस्तों जो अधिनियम के क्रम में जो संख्या है वो इसकी 29 है, और जो 1986 में आया था, और प्रवर्तन 23 मई 1986 को हुआ था। और इसका जो उद्देश्य दिया है वो पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो जो पर्यावरण संरक्षण 1986 है, जो गजट में प्रकाशित हुआ था, गजट में प्रकाशित भारत सरकार का जो गजट है, जो राजपत्र होता है, उसमें यह 23 मई 1986 को प्रकाशित हुआ था। और यह गणतंत्र भारत के 47वें वर्ष इसको अधिनियमित किया गया था। तो ये भी याद रखना है, पूछ सकता है कि गणतंत्र भारत के कौन से वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अधिनियमित किया गया था, तो 47वें वर्ष। तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं कि ये पर्यावरण संरक्षण और सुधार और उनसे संबंधित विषयों का जो उपबंध करने के लिए ये अधिनियम लाया गया है। तो बोल सकते हैं कि ये अधिनियम क्यों लाया गया है, तो जो पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित और उनके सुधारों से संबंधित जितने भी विषय हैं, उनका जो उपबंध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। तो इसमें जो अध्याय 1 है, पहले जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो कुल अध्याय हैं वो 4 हैं, 4 अध्याय।
और कुल जो धाराएं हैं वह 26 हैं। तो पूछ लिया ऐसे प्रश्न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कितने अध्याय हैं, तो 4 हैं और कुल धाराएं 26। तो चलिए सभी धाराओं को जान लेते हैं कि किस धारा में क्या प्रावधान है। तो जो अध्याय 1 है इसमें जो प्रारंभिक प्रावधान दिए हैं, जिसमें धारा 1 और दी हुई है। तो जो धारा 1 है उसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो दोस्तों इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, और इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पे है। और यह अधिनियम प्रारंभ हुआ 23 मई 1986 को। और धारा 2 में प्रमुख परिभाषाएं दी हुई हैं, उनके बारे में जो अधिनियम में जो संबंधित जो शब्द हैं उनको परिभाषित किया गया है। जैसे पर्यावरण क्या है तो उसके बारे में बताया गया है कि जलवायु, भूमि और उनका परस्पर संबंध ही पर्यावरण समझा जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया गया है, प्रदूषक कौन से होते हैं पर्यावरण के। तो ऐसा ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण की गुणवत्ता को हानि पहुंचाता हो, पर्यावरण प्रदूषक कहलाता है। और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित प्रदूषकों की उपस्थिति वही पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। परिसंकट में पदार्थ, परिसंकट में पदार्थ कौन से हैं? जो हानिकारक रासायनिक भौतिक गुणों वाले जो पदार्थ हैं, जो पर्यावरण की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, वही परिसंकट में पदार्थ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अध्याय 2 है उसमें केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत धारा जो 3 है उसमें दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय करने की जो शक्ति। तो जो केंद्र सरकार है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो उपाय करने की शक्ति धारित करती है। तो उसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यक्रम चलाएगी, मानक निर्धारित करेगी, उद्योगों क्षेत्रों पर भी नियंत्रण रखेगी, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन करेगी सरकार। अनुसंधान एवं निरीक्षण, तो केंद्र सरकार है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुसंधान एवं उनका निरीक्षण करवाएगी। तो धारा 4 में क्या प्रावधान है उसके बारे में जान लेते हैं कि अधिकारियों की नियुक्ति एवं उनके कृत्य। तो इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी पर्यावरण संरक्षण के लिए, और उनके कृत्य उनको सौंपे जाएंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कृत्य उनको सौंपना, ये किसका कार्य है? केंद्र सरकार का। धारा 5 में केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति। अब ऐसे उद्योग को बंद करने, रोकने या विनियमित करने आदेश, बिजली पाली सेवा रोकने का आदेश। तो जो केंद्र सरकार है वो किसी भी उद्योग को बंद करने, विनियमित करने या उसकी सेवाएं पानी और बिजली जैसी रोकने के लिए जो आदेश देगी उसका जो प्रावधान है वो धारा 5 में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 5A राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT को अपील करने का प्रावधान। तो दोस्तों जो NGT है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, जो पर्यावरण से संबंधित अपीलें सुनता है, तो धारा 5 में यह प्रावधान है कि कोई भी अपील यदि करनी होगी तो NGT में, तो वो धारा 5A के तहत आएगी। धारा 6 में नियम बनाने की जो शक्ति है, इसमें गुणवत्ता मानक, शोर सीमा, खतरनाक पदार्थ। तो ये संसद के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाने की जो शक्ति है उसमें जो पर्यावरण संरक्षण को शामिल करते हुए जो नियम बनाए जाएंगे उसकी शक्ति निर्धारित करता है केंद्र सरकार। उसमें जो खतरनाक पदार्थ और शोर सीमा और गुणवत्ता मानक, इनकी एक लिमिट निर्धारित की जाएगी नियम में। और जो अध्याय 3 है उसमें प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन से संबंधित जो अध्याय 3 में जो प्रावधान है वो प्रदूषण का निवारण कैसे होगा, नियंत्रण कैसे रखना है और उसका उपशमन कैसे करना है, वो अध्याय 3 में। तो इसके अंतर्गत कुछ धाराएं हैं। तो जैसे धारा 7 है, प्रदूषकों का उत्सर्जन और निस्तारण मानक से अधिक ना हो। तो एक मानक निर्धारित किया जाएगा, मानक सेट किया जाएगा, और उसी के तहत कोई उतना ही प्रदूषण कर सकता है, उससे ज़्यादा कोई करेगा तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा इस अधिनियम के तहत। और धारा 8 खतरनाक पदार्थों को सुरक्षा उपायों सहित संभालना अनिवार्य है। जो भी है जो खतरनाक पदार्थ होंगे
उनको संभालने के लिए केंद्र सरकार कदम उठाएगी या नियम बनाएगी। जो धारा 9 है, दुर्घटना अप्रत्याशित प्रदूषण की स्थिति में जानकारी देना और उपाय करना। तो धारा जो 9 में प्रावधान है वो दुर्घटना या अप्रत्याशित प्रदूषण की स्थिति में जानकारी देना और उपाय करना। तो जो कोई प्रदूषण से संबंधित कोई दुर्घटना अप्रत्याशित प्रदूषण की स्थिति बनती है तो उसके संबंध में इसमें धारा 9 में प्रावधान किए गए हैं और उनका उपाय भी किया जाएगा। धारा 10, निरीक्षण और तलाशी की शक्ति। केंद्र सरकार जो अधिकारी नियुक्त करेगी या केंद्र सरकार अपने स्तर पर निरीक्षण करवा सकेगी कि कोई उद्योग प्रदूषण तो नहीं कर रहा है, उसकी तलाशी ले सकेगी। तो इस तलाशी और निरीक्षण का जो प्रावधान है वो धारा 10 में है। धारा 11 में नमूना लेने और उसकी प्रक्रिया की शक्ति का जो प्रावधान है वो धारा 11 में है। जो धारा 12 है उसमें पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना और मान्यता। तो केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी या करवाएगी और उनको मान्यता देगी। प्रयोगशालाओं का जो प्रावधान है वो धारा 12 में है। धारा 13, सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति। तो केंद्र सरकार के द्वारा कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो सरकारी विश्लेषक कहे जाएंगे। तो वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जांच पड़ताल या अन्वेषक करेंगे। तो वो धारा में 13 में प्रावधान है। धारा 14 में जो प्रावधान है, विश्लेषण रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में मान्य। और कोई भी यदि जांच की जाती है तो उसकी एक जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उसको ही साक्ष्य के रूप में मान्य किया जाएगा। तो जो साक्ष्य के रूप में जो मान्य रिपोर्ट है उसका प्रावधान है धारा 14 में। धारा 15 में उल्लंघन का दंड। यदि कोई इस अधिनियम के तहत अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो उसके तहत उसको दंड दिया जाएगा, जो कि 5 वर्ष तक का कारावास और जिसमें 1 लाख रुपए तक जुर्माना और जो कि जारी रहने पर 5,000 रुपये प्रतिदिन, अतिरिक्त 1 वर्ष से अधिक उल्लंघन पर 7 वर्ष का कारावास, ये प्रावधान किए गए हैं। यदि इस अधिनियम का जो उल्लंघन किया जाएगा तो जो दंड का प्रावधान है वो अधिकतम 5 वर्ष है और इसको बढ़ा के अधिकतम 7 वर्ष भी किया जा सकता है। और जो जुर्माना है वो 1 लाख रुपए रखा गया है। धारा 16 में कंपनियों के द्वारा अपराध पर दंड। जो कंपनियां पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कोई अपराध करेंगे तो उनके लिए दंड का प्रावधान धारा 16 में है। धारा 17 में जो प्रावधान है, सरकारी विभागों द्वारा अपराध पर दंड। अब सरकारी कोई डिपार्टमेंट है वो यदि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करता है या उसके किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 17 में है। अध्याय 4 है, इसमें विविध प्रावधान दिए गए हैं और जो अध्याय 4 आखिरी अध्याय है और इसके अंतर्गत जो धारा है इसमें देख लेते हैं। धारा 18 है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण। तो जो सद्भाव पूर्वक कार्रवाई का जो संरक्षण दिया गया है वो धारा 18 इससे संबंधित है। धारा 19, अपराधों का संज्ञान। केवल केंद्र सरकार, प्राधिकृत अधिकारी, 60 दिन की सूचना देने वाला व्यक्ति द्वारा। तो जो अपराधों का जो संज्ञान है वो केंद्र सरकार हो या कोई किसी प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा 60 दिन की जो सूचना देकर उसका संज्ञान लिया जाएगा। धारा 20 है, जानकारी, रिपोर्ट और आंकड़े मांगने का अधिकार। तो इसके तहत सरकार किसी से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किसी से जानकारी या रिपोर्ट या आंकड़े मांगने की शक्ति भी रखती है। तो इसका जो प्रावधान है आंकड़े और रिपोर्ट और जानकारी की मांगने की वो धारा 20 के तहत है। धारा 21 में जो प्रावधान है उसमें प्राधिकरण के सदस्य अधिकारी लोक सेवक माने जाएंगे। कौन से अधिकारी लोक सेवक माने जाएंगे? तो प्राधिकरण के जो सदस्य हैं वो धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाएंगे। लोक सेवकों को माने जाने का जो प्रावधान है वो धारा 21 में। धारा 22 के अंतर्गत सिविल न्यायालय की अधिकारिता वर्जित। तो जो सिविल न्यायालय की जो अधिकारिता से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 22 में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 23, शक्तियों का प्रत्यायोजन। जो शक्तियों का कैसे यूज होगा तो उसके बारे में धारा 23 में बताया गया है, प्रावधान किया गया है। धारा 24 में अन्य कानूनों पर प्रभाव। इस अधिनियम के तहत अन्य कानूनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे
लागू होगा। तो यदि अपराधजन्य अधिनियम में भी दंडनीय है तो दंड उस अधिनियम के अनुसार होगा। यदि अपराध अन्य अधिनियम में भी दंडनीय है तो उस दंड उस अधिनियम के अनुसार होगा। ठीक है, यदि कोई अपराध करता है और वो अपराध दूसरे अधिनियम के तहत भी दंडनीय है तो वो दंड उसको फिर दूसरे अधिनियम के तहत ही दिया जाएगा। धारा 25 के तहत जो प्रावधान है, नियम बनाने की शक्ति। तो जो केंद्र सरकार है वो धारा 25 के तहत इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों पर नियम कानून बना सकती है, जिसमें प्रदूषक के मानक निर्धारित कर सकती है, खतरनाक जो पदार्थों का प्रबंधन कैसे करना है उसके बारे में योजना बना सकती है। तो ये सारे जो प्रावधान है धारा 25 में और धारा 26 में जो प्रावधान है नियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे। तो केंद्र सरकार जो भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत नियम या कानून बनाएगी उनको संसद के पटल पर रखेगी। और संक्षेप में जो जानकारी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण और नियंत्रक और मानक तय करने, उद्योगों पर नियंत्रण और खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन की शक्ति देता है और उल्लंघन करने पर दंड और जेल का प्रावधान है। तो इसका अधिनियम का जो सार है वो यही है कि जो केंद्र सरकार है को जो प्रदूषण नियंत्रण, मानक तय करने, उद्योगों पर नियंत्रण रखने और खतरनाक जो पदार्थ हैं उनके प्रबंधन की शक्ति देता है और उल्लंघन पर कठोर दंड और जेल का प्रावधान करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ MCQ लगा लेते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 घटना पृष्ठभूमि में लाया गया था। तो यह जो अधिनियम है वो भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाया गया था। अधिनियम की धारा 3 किससे संबंधित है? तो जो अधिनियम की जो धारा 3 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा जो 3 है वो केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या कर सकती है? तो जो धारा 5 में जो प्रावधान है उसमें दिया है कि जो उद्योग बंद नियंत्रित करने का आदेश दे सकती है। तो धारा 5 में सरकार उद्योगों को बंद और नियंत्रित करने का आदेश दे सकती है। क्वेश्चन 5 है, पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक कौन सी धारा लागू होती है? तो जो पर्यावरण प्रदूषकों का जो उत्सर्जन मानकों से अधिक होने पर जो धारा 7 लागू होती है। प्रश्न 6 है, खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालने का जो प्रावधान किस धारा में है? तो दोस्तों जो धारा 8 है उसमें खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालने का प्रावधान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। दुर्घटना या अप्रत्याशित प्रदूषण की स्थिति में जानकारी देना किस धारा में अनिवार्य है? दुर्घटना और प्रदूषण अप्रत्याशित प्रदूषण की स्थिति में जानकारी देना धारा 9 है, उसमें दुर्घटना और अप्रत्याशित प्रदूषण की स्थिति में जानकारी देने का प्रावधान है। प्रश्न 8 है, उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो दोस्तों जो उल्लंघन पर जो दंड का प्रावधान है वो धारा 15 के तहत है। धारा 15 के अनुसार अपराधी को अधिकतम कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? तो दोस्तों जो सामान्य कारावास 5 वर्ष का है और यदि अपराध बार बार किया जा रहा है तो वो अधिकतम जो कारावास है वो 7 वर्ष का है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पर्यावरण प्रदूषक शब्द किस धारा में परिभाषित किया है? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 2 है उसमें सभी शब्दों को परिभाषित किया गया है। पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना किस धारा में की गई है? तो इस अधिनियम के तहत जो पर्यावरण की जो प्रयोगशालाएं उसकी जो स्थापना का जो प्रावधान है धारा 12 के तहत किया गया है। प्रश्न नंबर 12, कंपनियों के द्वारा किए गए अपराधों का दायित्व किस धारा में निर्धारित है? तो जो कंपनियों के द्वारा जो अपराधों का जो दायित्व है वो धारा 16 के अंतर्गत आता है। सरकारी विभागों के द्वारा अपराध होने पर कौन सी धारा लागू होती है? तो सरकारी विभाग यदि कोई अपराध करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से संबंधित तो उनके लिए जो प्रावधान है वो धारा 17 में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमने देख लिया कि कुल 26 धाराएं और कुल 4 अध्याय हैं। अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है?
तो दोस्तों, अपराधों का संज्ञान लेने के लिए केंद्र सरकार, अधिकृत अधिकारी, 60 दिन की सूचना देने वाला व्यक्ति, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो ये हमारी इसके एमसीक्यू भी पूरे हो गए। तो साथियों, चारों एक्ट की क्लास हम मतलब क्लास में हम चारों एक्ट पढ़ चुके हैं, और चारों एक्टों से जो संबंधित संभावित प्रश्न होंगे उनके लिए मैं एक अलग क्लास लेके आऊँगा, जिसमें 150 एमसीक्यू लेके आएंगे। और यदि आप एमसीक्यू वाली क्लास भी देख लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे, और बाकी आप थ्योरी वाली क्लास देख के एमसीक्यू लगाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जिससे आपके एग्ज़ाम में सभी प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। एक सीरीज चला रहे हैं हम, एपीएसओ वस्तुनिष्ठ श्रृंखला, जिसमें हम हर क्लास में 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आते हैं। तो यदि आपको अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।